हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ बाय अंशिका शुक्ला। तो आज हम क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 समकालीन विश्व में सुरक्षा पढ़ेंगे। इसमें हम विश्व की सुरक्षा मतलब पारंपरिक सुरक्षा, आंतरिक बाहरी में कौन सी सुरक्षा होती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सुरक्षा क्या है। सुरक्षा क्या है? सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ादी। ठीक है। जब भी कोई राष्ट्र कुछ करता है अथवा कुछ करने में असफल होता है तो संभव है इससे किसी अन्य देश के केंद्रीय मूल्य को हानि पहुंचती है। जब भी राहगीर अपने राह में लूटा जाता है तो आम आदमी की रोजमर्रा के जीवन को क्षति पहुंचती है। फिर भी अगर हम सुरक्षा का इतना व्यापक अर्थ करें तो हाथ पांव हिलाना में भी मुश्किल हो जाएगा। मतलब यही है कि दो देशों के बीच जब कोई भी युद्ध होता है, कुछ भी होता है, या कोई देश किसी देश को लूटता है तो हानि आम जनता की सबसे ज़्यादा होती है ना। वही बताया गया है। सबसे फिर अब सुरक्षा में सबसे एक तो आएगी बाहरी सुरक्षा, एक आएगी आंतरिक सुरक्षा। तो अब हम देखेंगे पारंपरिक धारणा मतलब बाहरी सुरक्षा। हमारा सामना सुरक्षा की पारंपरिक अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है। पारंपरिक सुरक्षा मतलब राष्ट्रीय की सुरक्षा से है। राष्ट्रीय की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे क्या होते हैं? जो सैनिक लेवल पे जो खतरे होते हैं, खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा करता है। इसका मतलब ये है कि दूसरा मुल्क, जैसे भारत की किसी देश से लड़ाई होती है ना, तो वो युद्ध किस लिए होगा? जैसे संप्रभुता मतलब दबदबा बने रहे, संप्रभुता, स्वतंत्रता, फ्रीडम और क्षेत्रीय अखंडता मतलब क्षेत्र राज्य से ही लड़े हमारे भारत के, इसलिए बताया गया दूसरा मुल्क ही होता है। आम नागरिकों के जीवन को भी खतरा होता है जब युद्ध होता है किसी भी देश में। जैसे भारत में इतनी सारी चीज़ें होती है, जैसे कहीं बम फटना कुछ भी, तो आम जनता का ही सबसे बड़ा नुकसान होता है ना। तो अब हम देखेंगे शायद ही कभी ऐसा होता है कि किसी युद्ध में सिर्फ सैनिक घायल हो अथवा मारे जाए, वरना आम जनता जो होती है वो भी लपेट में हमेशा आती है। और आम जनता जितनी मरती है उतने ही सरकार को तकलीफ होती है कि हमारे से आम जनता को भी काफ़ी नुकसान होता है। जैसे पाकिस्तान कुछ ना कुछ भारत में करवाते ही रहता है। अब हम देखेंगे औरत मर्द का जंग का निशाना बनाया जाता है उनका और उनकी सरकार का हौसला तोड़ने के लिए। वही है ना, आमदनी जब आम जनता मरेगी, जब आम जनता घायल होगी तो सरकार का जो हौसला होता है वो टूटता है कहीं ना कहीं। तो वही इसलिए ही आम जनता को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है। बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में 3 विकल्प होते हैं। अब हम देखेंगे 3 विकल्प कौन कौन से होते हैं। आत्मसमर्पण करना, दूसरे पक्ष की बात करना, या तो खुद को आप समर्पण कर लो। हमारे जो देश की अगर 2 देश की सरकार हो रही है, जिसने युद्ध छेड़ा है और जो अभी घायल हुआ है, वो एक तो आत्मसमर्पण कर रहे कि हाँ जो आप लोग कह रहे हो वो हम बातें मानेंगे, है ना। एक होता है कि दूसरे पक्ष की बात मानना, बात को बिना युद्ध किए मना लेना, कि मतलब आपने जो कोई बात करी हमने बिना युद्ध की बात मान लेना, है ना। युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाने का संकेत देना कि दूसरे पक्ष सहमकर हमला करने से बाज आए, या फिर इतना बढ़ा चढ़ा के बोला जाए कि दूसरा जो पक्ष है वो युद्ध से ही कांपना स्टार्ट कर दे, है ना। युद्ध उन जाए तो अपनी रक्षा करना ताकि हमलावर देश अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। अगर 2 देशों का युद्ध हो रहा है ना, तो हमें इतना प्रोटेक्ट रखना सरकार करती है कि जो आम जनता है उन्हें कोई नुकसान ना हो और पीछे हट जाए। नकर को पराजित करना, युद्ध में कोई सरकार भले ही आत्मसमर्पण कर दे लेकिन वह इसे अपने देश की नीति के रूप में कभी प्रचारित नहीं करना चाहिए। अगर कोई सरकार आत्मसमर्पण भी करती है, लेकिन कोई अगर जैसे भारत में कभी कोई नुकसान हुआ, ठीक है,
कोई भी युद्ध गयो हमारी सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो वो बताना थोड़ी चाहेगी जनता को, क्योंकि फिर जनता भी टूटेगी। यही बताया गया है कि कोई भी प्रचारित नहीं करना चाहेगी। इस कारण सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, कि युद्ध की आशंका जो है वो रोका रहे, क्योंकि जब जितना युद्ध की आशंका होता है, जैसे हमने शीत युद्ध का वो भी पढ़ा था, शीत युद्ध का दौर, तो क्या होता है, आशंका होगी तो आम जनता जो होती है वो काफ़ी घबराहट में रहती है कि आज युद्ध हो सकता है ना, जिसे अपराध कहा जाता है, और युद्ध को सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने से होता है, जिसे रक्षा कहा जाता है। जितनी जल्दी युद्ध समाप्त होगा, युद्ध से बच जाएगी, उसे ही रक्षा कहा जाता है। परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व और है, इसे शक्ति संतुलन कहते हैं। कोई देश, यहाँ से हम पढ़ेंगे, 1 मिनट। सरकार दूसरे देशों से शक्ति संतुलन का पलड़ा अपने पक्ष में बैठाने के लिए जी तोड़ कोशिश करती है। जो देश नज़दीक हो, जैसे तो देश की लड़ाई होगी ना, तो जो कमज़ोर सरकार होगी वो दूसरे जो सरकार होती है उसे काफ़ी अपने उसमें करने की कोशिश करती है कि युद्ध ना हो। इसे शक्ति संतुलन कहा जाता है। जो देश नज़दीक हो, जिसके साथ अनबन हो, या जिन देशों के साथ अतीत में लड़ाई हो चुकी हो, उनके साथ शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने पर खास तौर पर जोर दिया जाता है। मतलब जैसे 2 देशों की वो में लड़ाई हुई है, तो अब दुश्मनी तो रहेगी ना, क्योंकि सरकार क्या करने की कोशिश करती है कि दोस्ती हो जाए, जिससे युद्ध ना हो, क्योंकि अगर दुश्मनी है तो सामने वाला हमला करना चाहेगा, उससे आम जनता को काफ़ी नुकसान होता है, जिससे हमारी जो सरकार होती है उनका भी हौसला टूटता है। शक्ति संतुलन बनाए रखने की ये कायवाद ज़्यादातर अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने की होती है, लेकिन आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सैन्य शक्ति का यही आधार है। देखिए, सैनिक कितने भी बढ़ जाए, है ना, लेकिन प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और आर्थिक का भी काफ़ी होता है, क्योंकि जितनी हमारी आर्थिक व्यवस्था अच्छी रहेगी उतना ही हमारा जो देश है वो ग्रो करेगा, है ना। तो इसमें यही बताया गया है कि शक्ति संतुलन किस लिए किया जाता है, कि सैन्य शक्ति बढ़ी रहे, क्योंकि जब युद्ध होता है तो हमारे सैनिक होते हैं किसी देश के, वो ही सबसे ज़्यादा मारे जाते हैं, तो इससे सैन्य शक्ति जो होती है, मतलब सैनिक जो होते हैं वो भी बच जाते हैं, और ये सारी चीज़ें भी। पारंपरिक सुरक्षा नीति का चौथा तत्व क्या है? गठबंधन बनाना। गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं और सैन्य हमले को रोकने अथवा उससे रक्षा करने के लिए समन्वित कदम उठाए जाते हैं। इस गठबंधन में क्या, कई देश की सरकार होती है, तो अब वो हमला करेगी ही नहीं, क्योंकि गठबंधन में है, एक औपचारिक रूप मिलता है, और उसे गठबंधन को ये बात बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि खतरे किससे है। किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं। गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं, और राष्ट्रीय हितों के बदलने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय हित जब बदलता है तो गठबंधन बदल जाते हैं, है ना। और जो राष्ट्रीय हित कौन राष्ट्रीय का मेल खा रहा है, उसी पे गठबंधन हमारी सरकार बनाती है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दिया, लेकिन ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अल-कायदा नामक समूह के आतंकवादियों ने जब 11 सितंबर 2001 के दिन उस पर हमला किया, तो उसने इस्लामी उग्रवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ठीक है, यही है कि राष्ट्रीय हित जैसे ही बदलते हैं तो गठबंधन भी बदल जाता है। सुरक्षा की परंपरागत धारणा में माना जाता है, मतलब बाहरी सुरक्षा, किसी देश की सुरक्षा को ज़्यादातर खतरा उसकी सीमा के बाहर से होता है, क्योंकि जो सीमा होती है वहाँ तक तो नहीं होगा, सीमा के बाहर जो देश है उससे काफ़ी खतरा रहता है। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इस नियम मैदान में ऐसी कोई केंद्रीय ताकत नहीं जो देश व्यवहार प्रताप पर अंकुश रखने में सक्षम हो। किसी देश के भीतर हिंसा के खतरों से निपटने के लिए एक जानी पहचानी व्यवस्था होती है, इसे सरकार कहते हैं, क्योंकि सरकार जितना घुल मिल के रहेगी उतना ही युद्ध बचा रहता है ना। और सरकार ने अगर हर से दुश्मनी ले ली है तो कोई ना कोई देश हमला करता ही है। लेकिन विश्व राजनीति में
ऐसी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है जो सबके ऊपर हो। संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी सत्ता है अथवा ऐसा बन सकता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ काफ़ी ताकतवर है ना। फिलहाल अपनी बनावट के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सदस्य देशों का दास है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में 15 गणराज्य थे। हमने शीत युद्ध के चैप्टर में पढ़ा था। और इसके सदस्य देश जितनी सत्ता इसको सौंपते और स्वीकारते हैं उतनी ही सत्ता इसे हासिल होती है। विश्व राजनीति में हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। जो देश है जिसकी सरकार है, वो सभी देश की जो सरकार होती है वो अपनी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वो खुद उठाती है। हम अपने देश की जो सुरक्षा होती है हमारी सरकार ही करती है और कोई सरकार नहीं करती है ना। अब हम देखेंगे पारंपरिक धारणा, आंतरिक सुरक्षा। यानी यहाँ से देखेंगे, इसी कारण सुरक्षा की परंपरागत धारणा का जरूरी रिश्ता अंदरूनी सुरक्षा से है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस पहलू पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया, तो इसका कारण यही था कि दुनिया के अधिकांश ताकतवर देश अपनी अंदरूनी सुरक्षा के प्रति कमोवेश आशंकित थे। हमने पहले कहा था कि संदर्भ और स्थिति को नज़र में रखना जरूरी है। आंतरिक सुरक्षा ऐतिहासिक रूप से सरकारों का सरोकार बनी चली आ रही है, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसी हालात और संदर्भ सामने आए कि आंतरिक सुरक्षा पहले की तुलना में कहीं कम महत्व की चीज़ बन गई। सन 1945 के बाद ऐसा जान पड़ा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अपनी सीमा के अंदर एकीकृत और शांति संपन्न है। अधिकांश यूरोपीय देशों, खासकर ताकतवर पश्चिमी मुल्कों के सामने अपनी सीमा के भीतर बसे समुदाय अथवा वर्गों से कोई गंभीर खतरा नहीं था। इस कारण इन देशों ने अपना ध्यान सीमा पार के खतरों पर केंद्रित किया। जो अपने देश जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ था तो उसमें 15 गणराज्य थे, है ना। तो उस जो गणराज्य थे उनमें आपसी में कोई वो नहीं था, आपसी में कोई खतरा कि कोई देश किसी देश के लिए कुछ करे, क्योंकि गणराज्य थे 15 थे। तो वही बताया गया कि अंदरूनी में हमें कोई खतरा नहीं। तो सीमा के बाहर जैसे भारत का ही व्यक्ति है तो भारत का कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन कोई बाहर का है तो उनसे हमें खतरा हो सकता है, वही बताया गया। इसलिए ये लोग ज़्यादा सीमा पार पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। इन देशों के सामने बाहरी खतरे क्या थे? बाहरी खतरे क्या थे यहाँ पर फिर हमें संदर्भ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला और इस दौरान में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व वाला पश्चिमी गुट, सोवियत संघ की अगुवाई वाला साम्यवादी गुट एक दूसरे के आमने सामने थे। सबसे बड़ी बात यह कि दोनों गुटों को अपने ऊपर एक दूसरे से सैन्य हमले का भय था कि अमेरिका कर सकता है या फिर वो सोवियत संघ कर सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेशों में उपनिवेशीकृत जनता में खून खराबे की चिंता सता रही थी। क्योंकि यूरोपीय जो देश थे उनमें ये था कि खून खराबा काफ़ी होगा, क्योंकि जब युद्ध होता है तो काफ़ी खून खराबा, आम जनता पर भी कितना नुकसान होता है। अब ये लोग आज़ादी चाहते थे, जो 15 गणराज्य थे। इस सिलसिले में हम याद करें कि 1950 के दशक में फ्रांस में वियतनाम अथवा सन 1950 और 1960, ये MCQ में आ सकता है कि दशक में ब्रिटेन में केन्या में सूझना पड़ा था, जो शीत युद्ध का दौर हुआ था। उपनिवेशों ने 1940 के दशक के उत्तरार्ध से आज़ाद होना शुरू किया और उनके सुरक्षा सरोकार अक्सर यूरोपीय ताकतों के के समान ही थे। कुछ नव स्वतंत्र देश यूरोपीय ताकतों के समान शीत युद्धकालीन गुटों में एक के सदस्य बन गए यूरोपीय संघ में। ऐसे में इन देशों को जोर पकड़ते शीत युद्ध की चिंता करनी थी और दूसरे खेमे में जाने वाले अपने जो पड़ोसी देश थे अथवा दूसरे गुट के नेता संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा सोवियत संघ से दुश्मनी उठानी पड़ी। यह अमेरिका अथवा सोवियत संघ के किसी साथी देश से वैर मोलना था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद
जितने युद्ध हुए उसमें 1/3 युद्धों के लिए शीत युद्ध जिम्मेदार रहा। इस शीत युद्ध में काफी ठंडा था, युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन इतना था कि युद्ध हो सकते हैं। इसके बाद काफी रहा। युद्धों के लिए शीत युद्ध जिम्मेदार थे। इनमें से अधिकांश युद्ध तीसरी दुनिया में हुए थे। जिस तरह विदा होती उपनिवेशिक ताकतों को अपनी उपनिवेशिक में खून खराबे का भय सताता था, क्योंकि जब युद्ध का रहता है तो आम जनता में कितना नुकसान होता है, कितना खून खराबा होता है, इससे हर देश की सरकार डरती है। उसी तरह आज़ादी के बाद कुछ उपनिवेशित मुल्कों को डर था कि उनके यूरोपीय उपनिवेशिक शासक कहीं उन पर हमला न बोल दें। ये जो उपनिवेशिक शासक थे उन्हें कई हमलाएं वो ना बोल दें और इन मुल्कों को एक साम्राज्यवादी युद्ध से अपनी रक्षा के लिए तैयारी करनी पड़े। एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के सामने खड़ी सुरक्षा की चुनौती यूरोपीय देशों के मुकाबले 2 मायनों में विशिष्ट थी। 2 मायनों से काफी विशिष्ट थी। एक तो इन देशों को अपने पड़ोसी देश से सैन्य हमले की आशंका थी कि सैन्य हमला पड़ोसी जो देश है तो सैन्य हमला हो सकता है, और दूसरी थी अंदरूनी सैन्य संघर्ष को भी चिंता करनी थी। इन देशों को सीमा पार से खतरा तो था ही, खासकर पड़ोसी देशों से, साथ ही भीतर से भी भीतर की आशंका थी। अनेक नव स्वतंत्र देश संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ अथवा औपनिवेशिक ताकतों से कहीं ज्यादा अपने पड़ोसी देशों से आशंकित थे, मतलब डरे हुए थे अपने पड़ोसी देशों से कि ये लोग हमला ना कर दें। इनके बीच सीमा रेखा और भूक्षेत्र अथवा आबादी पर नियंत्रण को लेकर एक एक करके सभी सवाल पर झगड़े हुए। पड़ोसी देश पर भी काफी झगड़े हुए थे। सीमा रेखा, भूक्षेत्र की, इसमें इतना क्षेत्र, हमारे यहाँ इतना क्षेत्र, और आबादी नियंत्रण के लिए अलग राष्ट्र बनाने पर हम देखें, अलग राष्ट्र बनाने पर तुले अंदर के अलगाववादी आंदोलन से भी इन देशों को खतरा था। कोई पड़ोसी मुल्क ऐसे अलगाववादी आंदोलन को हवा दे अथवा उसकी सहायता कर दे तो दो पड़ोसी देशों के बीच तनाव की स्थिति बनती थी। विश्व के सशस्त्र संघर्षों में 95% अब आंतरिक युद्धों के अंतर्गत है। सन 1946 से 1991 के बीच गृह युद्धों की संख्या में 12 गुनी वृद्धि हुई है। यह MCQ में आ सकता है। 1946 से 1991 तक वाला 12 गुनी वृद्धि हुई है, जो पिछले 200 वर्षों में सबसे लंबी छलांग है। इस तरह पड़ोसी देशों से युद्ध और आंतरिक संघर्ष नव स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है। अब सुरक्षा के हम पारंपरिक तरीके देखेंगे। सुरक्षा की परंपरागत धारणा में स्वीकार किया जाता है कि हिंसा का इस्तेमाल यथासंभव सीमित होना चाहिए, कि हिंसा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। युद्ध के लक्ष्य और साधन दोनों से इसका संबंध है। न्याय युद्ध की यूरोपीय परंपरा को ही ये परिवर्तित विस्तार है। आज लगभग पूरा विश्व मानता है कि किसी देश को युद्ध उचित कारणों यानी आत्मरक्षा अथवा दूसरों की जनसंहार से बचाने के लिए ही करना चाहिए। इसी दृष्टिकोण के अनुसार किसी युद्ध में युद्ध साधनों को सीमित इस्तेमाल होना चाहिए। युद्ध सेना को चाहिए कि वह संघर्ष विमुख शत्रु निहत्थे व्यक्ति अथवा आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु को न मारे। जो आत्मसमर्पण जो व्यक्ति कर देते हैं उनको ना मारा जाए। सेना को उतना ही बल का प्रयोग करना चाहिए जितना आत्मरक्षा के लिए जरूरी है। जो सैनिक वगैरह होते हैं इनको इतना ही करना चाहिए कि उनकी आत्मरक्षा हो, किसी को नुकसान ना हो, इतनी जरूरी। और उसे एक सीमा तक ही हिंसा का सहारा लेना चाहिए। बल प्रयोग तभी किया जाए जब बाकी उपाय असफल हो जाए, बल्कि जो बल होता है बल प्रयोग उसे किया ही नहीं जाना चाहिए। जब एकदम कोई उपाय नहीं है तब बल प्रयोग सैन्य करे, वरना हिंसा के एकदम खिलाफ है।
सुरक्षा के पारंपरिक तरीके में ये काफ़ी हिंसा के खिलाफ है। सुरक्षा को गई पारंपरिक धारणा इन संभावना से इनकार नहीं करती कि देशों के बीच एक न एक रूप में सहयोग है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण तथा विश्वास की बहाली। निशस्त्रीकरण को मांग होती है कि सभी राज्य, चाहे उनका आकार, ताकत, प्रभाव कुछ भी हो, कुछ खास किस्म के हथियारों से बाज आए। उदाहरण के लिए 1972 के निशस्त्रीकरण शस्त्र वगैरह नहीं होने चाहिए। उदाहरण के लिए 1972 की जैविक हथियार संधि, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशंस BWC, अर्थात 1947 की रासायनिक हथियार संधि में ऐसे हथियार को बनाना और रखना प्रतिबंध कर दिया है। 155 से ज़्यादा देशों ने BWC संधि पर और 193 देशों ने CWC संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इन दोनों संधियों पर दस्तखत करने वालों में भी सभी महाशक्तियाँ शामिल हैं, लेकिन महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ सामरिक संहार के अस्त्र यानी परमाणविक हथियार को विकल्प नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए दोनों ने अस्त्र नियंत्रण का सहारा लिया है। इसका मतलब यही है कि निशस्त्रीकरण में कि एकदम बेकार जो वैसे नहीं होते कि इस टाइप के जो हथियार होते हैं जो काफ़ी खतरनाक होते हैं, उनके लिए संधि हुई और कितने महाशक्ति वाले देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं। अस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत हथियारों के विकसित करने अथवा उनको हासिल करने के संबंध में कुछ कायदे कानून का पालन करना पड़ता है। सन 1900 अगर ये हथियार कोई उपयोग करता है, कोई सैनिक वगैरह, तो उसके कुछ नियम है, उसे ही पालन करना होता है। सन 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ABM अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइल को रक्षक कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका। ऐसे प्रक्षेपास्त्रों में हमले की शुरुआत की जा सकती है। संधि में दोनों देशों की सीमित संख्या में ऐसी रक्षा प्रणाली तैनात करने की अनुमति थी, लेकिन इस संधि ने दोनों देशों को ऐसी रक्षा के व्यापक उत्पादन से रोक दिया। जैसे कि हमने इसमें देखा है, अमेरिका और सोवियत संघ ने शस्त्र के कई अन्य संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सामरिक और अस्त्र परिमित संधि, 2 स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी और सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, परमाणु अपसारण संधि 1998। 1968 भी एक मिनट 68 भी एक अर्थ में अस्त्र नियंत्रण संधि ही थी, क्योंकि इसमें परमाणविक हथियारों जो परमाणु बम जो होता है उनका वर्जन कायदे कानून के दायरे में ला खड़ा किया। जिन देशों ने सन 1967 से पहले हथियार बना लिए थे या उनके परीक्षण कर रहे थे, उन्हें इस संधि के अंतर्गत इन हथियारों को रखने की अनुमति दी गई थी कि जो 67 से जो पहले बना दिए वो रख सकते हैं। जो देश सन 1967 तक ऐसा नहीं कर पाए थे, उन्हें ऐसे हथियारों को हासिल करने के अधिकार से वंचित किया गया। परमाणु अपसारण संधि ने परमाणविक आयुध को समाप्त तो नहीं किया, लेकिन उन्हें हासिल करने से रोका था। देश सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में ये बात भी मानी गई कि विश्वास बहाली के उपायों से देशों के बीच हिंसाचार कम किया जा सकता है। विश्वास बहाली की प्रक्रिया में सैन्य टकराव और प्रतिद्वंद्विता वाले देश सूचनाओं अथवा विचारों को नियमित आदान प्रदान करने का फैसला करते हैं। तो जो 2 देश होते हैं वो एक दूसरे को अपने फौजी मकसद अथवा एक हद तक अपनी सैन्य योजनाओं के बारे में बताते हैं कि जो 2 देश है वो एक दूसरे को सैन्य हमला ये सब की चीज़ें बता सकते थे। ऐसा करके ये देश अपने प्रतिद्वंद्वियों को इस बात का आश्वासन देते हैं कि उनकी तरफ
से औचक हमले की योजना नहीं बनाई जा रही, कोई हमला की योजना नहीं बनाई जा रही। जैसे अगर हम किसी पर हमला करने वाले हैं, जैसे हम किसी पर हमला नहीं करने वाले, है ना, तो उस देश को पता होगा कि नहीं करने वाले हैं। देश एक दूसरे को ये भी बताते हैं कि उनके पास किस तरह के सैन्य बल हैं। वह ये भी बता सकते हैं कि इन बलों को कहाँ तैनात किया जा रहा है, मतलब कितना सीक्रेट चीज़ें बता देते थे। संक्षेप में ये कहे तो विश्वासी बहाली की प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि प्रतिद्वंदी के देश किसी गलतफहमी या गफलत में पकड़कर जंग के लिए आमदा ना हो जाए, कि कोई गलतफहमी ना हो कि हमला कर दे। कुल मिलाकर देखा जाए तो सुरक्षा की परंपरागत धारणा मुख्य रूप से सैन्य बल के प्रयोग अथवा सैन्य बल के प्रयोग की आशंका से संबंध है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में माना जाता है कि सैन्य बल से सुरक्षा को खतरा पहुंच सकता है, सैन्य बल से ही सुरक्षा को कायम रखा जा सकता है। सुरक्षा की आम पारंपरिक धारणा। सुरक्षा की आम पारंपरिक धारणा सिर्फ सैन्य खतरों से संबद्ध नहीं, इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आशंकाओं को शामिल किया जाता है। इसकी शुरुआत होती है पारंपरिक सुरक्षा की धारणा के भीतर स्वीकार किए गए संदर्भ। इधर से हम देखेंगे मानवता का रक्षा। एक मिनट। मानवता की रक्षा पर विचार जनार्दन की सुरक्षा को राज्य की सुरक्षा से बढ़कर मानता है। मानवता की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा एक दूसरे, मतलब मानव की सुरक्षा और राज्य की जो सुरक्षा होती है वो एक दूसरे के पूरक होनी चाहिए और अक्सर होते भी है। लेकिन सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता नहीं होता कि राज्य सुरक्षित है तो जनता भी सुरक्षित होगी, है ना। नागरिकों को विदेशी हमले से बचना भले ही उनकी सुरक्षा की ज़रूरी शर्त है, लेकिन इतने भर को पर्याप्त नहीं माना जा सकता। सच्चाई ये है कि पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना के हाथों मारे गए, उससे कहीं ज़्यादा लोग खुद अपने ही सरकारों के हाथों खेत रहे। एक मिनट। मानवता की सुरक्षा के सभी पैरोकार मानते हैं कि इसका प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों की सुरक्षा है। बहरहाल इस बात पर मतभेद है कि ठीक ऐसे कौन से खतरे हैं जिन्हें व्यक्तियों से बचाया जाना चाहिए। मानवता की सुरक्षा का संकीर्ण अर्थ लेने वाले पैरोकार का जोर व्यक्तियों को हिंसक खतरे यानी खून खराबे से बचाने से होता है कि खून खराबा या संयुक्त राष्ट्र संघ के भूतपूर्व महासचिव कोफी अन्नान के शब्दों में कहे तो ऐसे पैरोकारों का आशय होता है व्यक्तियों और समुदाय को अंदरूनी खून खराबा से बचाना। मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ लेने वाले पैरोकारों का तर्क है कि खतरों की सूची में अकाल, महामारी, आपदाएं नहीं आ जाती कि कहीं तूफान आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, ये आंतरिक सुरक्षा में ही आता है। एक मिनट। कहीं भूकंप आ जा रहा है, उससे बचाना भी होता है। क्योंकि युद्ध, जनसंहार और आतंकवाद साथ मिलकर जितने लोगों को मारते हैं, उससे कई ज़्यादा लोग अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदा जो तो बंद, भूकंप, महामारी, अकाल, मतलब क्योंकि जब कोई भी जगह नुकसान होता है, जैसे कहीं भूकंप आया है ना, तो वहाँ की चीज़ें हिल गई, कहीं बाढ़ आई तो पूरी खेती खराब हो गई, तो वो लोग क्या खाएंगे, है ना। तो ये सब बताया गया कि जो महामारी आती है उससे काफ़ी लोग मारे जाते हैं। मानवता की सुरक्षा के व्यापक अर्थ में आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा की सुरक्षा को भी शामिल किया जाता है। इसलिए जब कोरोना आया था तो सरकार राशन वगैरह दे रही थी कि कोई मरे ना।
अलग अंदाज में कहे तो मानवता की रक्षा के व्यापकतम नजरिए से जोर अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति पर दिया जाता है। विश्वव्यापी खतरे जैसे वैश्विक तापवृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, बर्ड फ्लू जैसे महामारियों के मद्देनजर 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की धारणा उभरी। एक मिनट। कोई भी देश इन समस्याओं के समाधान अकेले नहीं कर सकता था। ऐसा भी हो सकता था कि किन्हीं स्थितियों में किसी एक देश को इन समस्याओं की मार बाकियों की अपेक्षा ज़्यादा झेलनी पड़े। जब कोई भी कुछ भी होता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है, उससे ये भी हो सकता है कि कोई एक देश ज़्यादा झेले, कोई एक देश उतना ना झेले, इसलिए बताया गया है। उदाहरण के लिए वैश्विक तापवृद्धि में से अगर समुद्र तल 2 मीटर ऊंचा उठता है तो बांग्लादेश को 20% हिस्सा डूब जाएगा। ऐसे कितना बड़ा नुकसान है, सोचो। कमोबोश पूरा मालदीव सागर में समा जाएगा। थाईलैंड की 50% आबादी को खतरा पहुंचेगा। चूंकि इन समस्याओं का प्रकृति वैश्विक है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। भले ही इसे हासिल करना मुश्किल हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नहीं होगा। इससे पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ा गया था, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से बताया है। जिसने वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ वो वाली वीडियो देखिएगा, उसमें ये मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन इतना ज़रूरी क्यों है? खतरों के नए स्रोत क्या क्या है? सुरक्षा के पारंपरिक धारणा के 2 पक्ष हैं, मानवता की सुरक्षा, विश्व की सुरक्षा। ये दोनों सुरक्षा के संदर्भ में खतरों की बदलती प्रकृति पर जोर देते हैं। इसे अब हम इधर देखेंगे। आतंकवाद का आश्रय राजनीतिक खून खराबे से है, जो जानबूझकर और बिना किसी मुरव्वत के नागरिकों को अपना निशाना बनाते हैं। जो आतंकवादी जो लोग होते हैं, वो उनका कोई रीज़न नहीं होता मारने का, वो तब भी मारते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक से ज़्यादा देशों में व्याप्त है और उसके निशाने पर कई देशों के नागरिक हैं। कोई राजनीतिक संदर्भ या स्थिति नापसंद हो तो आतंकवादी समूह उसे बल प्रयोग को धमकी देकर बदल लेना चाहते हैं, क्योंकि हमें आपकी ये राजनीति पसंद नहीं है या फिर कोई चीज़ है जो पसंद नहीं है, तो वो बोलेगी नहीं, या धमकी देगी या फिर बल प्रयोग से वो चीज़ बदलना चाहेगी। जनमानस को आतंकित करने के लिए नागरिकों को निशाना बनाया जाता है। आतंकवाद नागरिकों के असंतोष का इस्तेमाल राष्ट्रीय सरकारों अथवा संघर्षों में शामिल अन्य पक्ष के खिलाफ करता है। आतंकवाद के चिर परिचित उदाहरण है विमान अपहरण अथवा भीड़ भरी जगहों जैसे रेलगाड़ी, होटल, बाजार, इन सब पे आतंकवादी हमले होते हैं। आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोला। इस घटना के बाद से दूसरे मुल्क और वहां की सरकारें आतंकवाद पर ज़्यादा ध्यान देने लग गई है। बहरहाल आतंकवादी कोई नई परिघटना नहीं है। गुजरे वक्त में आतंकवाद की अधिकांश घटनाएं मध्य पूर्व, यूरोप, लातिनी अमेरिका और दक्षिणी एशिया में हुई है। वो लोग किसी चीज़ के लिए हमला नहीं करते, बस यही है कि हमें आपकी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, धमकी देगी या बल प्रयोग करेंगे, मतलब मार देगी। मानवाधिकार, अब हम मानवाधिकार पढ़ेंगे। एक मिनट। मानवाधिकार की 3 कोटियों में रखा गया है। मानवाधिकार को इससे कई ज़्यादा कोटियों भी हो सकती है, लेकिन इन 3 कोटियों से मानवाधिकार विषयक चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। पहली कोटि क्या है? पहली कोटि राजनीतिक अधिकारों की है, जैसे अभिव्यक्ति और सभा करने की आज़ादी। दूसरी कोटि, एक मिनट, दूसरी कोटि है आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की, कि आर्थिक सामाजिक में हम लोग बता सकते हैं, जोर दे सकते हैं। अधिकारों की तीसरी कोटि है उपनिवेशीकृत जनता और जातीय मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार बताए जाते हैं। क्या जो नीची जात वाले जो लोग होते हैं, अल्पसंख्यक जो है, उनके क्या क्या अधिकार है, वो तीसरी कोटि में आते हैं। इस वर्गीकरण को लेकर व्यापक सहमति है, लेकिन इस बात पर सहमत नहीं बन पाई कि एक मिनट सहमति नहीं बन पाई है कि इनमें से किस कोटि के अधिकारों को सार्वभौम मानवाधिकारों की संज्ञा दी जाए। इन अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को क्या करना चाहिए? 1990 के दशक में
कुछ घटनाएं मसलन रवांडा और में जनसंहार, कुवैत पर इराक का हमला और पूर्वी तिमोर में इंडोनेशियाई सेना के रक्तपात के कारण बहस चल पड़ी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को मानवाधिकारों के हनन की स्थिति में हस्तक्षेप करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। कुछ का तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के अधिकार देता है कि वह मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हथियार उठाए। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी है जिनका तर्क है कि संभव है ताकतवर देशों के हितों से ये निर्धारित होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार उल्लंघन के किस मामले में कार्रवाई करेगी और किस मामले में नहीं करेगी। खतरों का एक और स्रोत वैश्विक निर्धनता है। विश्व की जनसंख्या फिलहाल 760 करोड़ और ये आंकड़ा 21वीं सदी के मध्य तक 1000 करोड़ हो जाएगा। एमसीक्यू में आता है, फिलहाल विश्व की कुल जनसंख्या वृद्धि का 50% सिर्फ 6 देशों में ही है: भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। अनुमान है कि अगले 50 सालों में दुनिया के सबसे गरीब देशों में जनसंख्या 3 गुनी और बढ़ जाएगी, जबकि इसी अवधि में अनेक धनी लोग देशों की जनसंख्या घटेगी। प्रति व्यक्ति उच्च आय और जनसंख्या की कम वृद्धि के कारण धनी देश अथवा सामाजिक मूल्य और धनी बनने में मदद मिलती है, जबकि प्रति व्यक्ति निम्न आय और जनसंख्या की तरफ वृद्धि एक साथ मिलकर गरीब देश और सामाजिक समूह को गरीब बनाते हैं। जो जनसंख्या पे एकदम वृद्धि होती है उससे देश गरीब बनता है। अरे बाप रे। विश्व स्तर पर यह असमानता उत्तरी गोलार्ध के देशों को दक्षिणी गोलार्ध के देशों से अलग करती है। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में असमानता अच्छी खासी बढ़ी है, क्योंकि समानता नहीं है। यहाँ कुछ देशों ने आबादी की रफ्तार को काबू में किया है और आय को बढ़ाने में सफल रहे भी हैं, जबकि बाकी देशों ऐसा नहीं कर पाए। उदाहरण के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा सशक्त संघर्ष अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में होते हैं। ये इलाका दुनिया का सबसे गरीब इलाका है। 21वीं सदी के शुरुआती समय में इस इलाके की युद्धों में शेष दुनिया की तुलना में कहीं ज़्यादा लोग मारे गए थे। बताओ, दक्षिणी गोलार्ध में देशों की मौजूदी गरीबी के कारण अधिकारिक लोग बेहतर जीवन खासकर आर्थिक अवसरों की तलाश में रहते हैं। हे बाप रे, एक मिनट। उत्तरी गोलार्ध के देशों में प्रवास कर रहे हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक मतभेद उठ खड़ा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून, प्रवासी जो अपने मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं, और शरणार्थी जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा और राजनीतिक उत्पीड़न की 2 युद्ध की लड़ाई हो रही है तो आम जनता कितना पिसती है ना। या कोई तूफान वगैरह आ गया, बाढ़ आ गई तो उसी चक्कर में अपना जगह स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे जाते हैं। मतभेद करते समानता उम्मीद की जाती है कि कोई राज्य शरणार्थियों को स्वीकार करेगा, लेकिन उन्हें अप्रवासियों को स्वीकारने में बाध्यत नहीं होते। शरणार्थी अपनी जन्मभूमि को छोड़ते हैं, जबकि जो लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं परंतु राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही है, आंतरिक विस्थापित जन, उन्हें जन कहा जाता है। 1990 के दशक के शुरुआती सालों में हिंसा से बचने के लिए कश्मीरी घाटी छोड़ने वाले कश्मीर पंडित उदाहरण है। विश्व के शरणार्थी मानचित्र विश्व के संघर्ष मानचित्र में से लगभग हूबहू मेल खाता है, क्योंकि दक्षिण गोलार्ध के देशों में सशक्त संघर्ष और युद्ध के कारण लाखों लोग शरणार्थी बने, और युद्ध जो होता है काफ़ी लोग शरणार्थी बने थे, काफ़ी लोग छोड़ के उस जगह गए थे, कश्मीर के सुरक्षित जगहों की तलाश में निकले। 1990 से 1995 के बीच स्तर देशों के मध्य कुल 93 युद्ध हुए। बताओ, इतने ज़्यादा युद्ध हुए थे। इससे लगभग 50 लाख लोग मारे गए थे। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति, परिवार, कभी कभी पूरे समुदाय को सर्वव्याप्त भय अथवा आजीविका, पहचान, जीवन यापन, परिवेश के नाश के कारण जन्मभूमि छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। शरणार्थियों के प्रवास के आपसी रिश्तों पर नजर डालने पर पता चलता है कि सन 1990 के दशक में
1990 के दशक में कुल 60 जगहों से शरणार्थी प्रवास करने को मजबूर हुए। इससे तीन को छोड़कर शेष सभी के मूल सशस्त्र संघर्ष था। HIV, एड्स, बर्ड फ्लू और सार्स जैसी महामारी, अप्रवास, व्यवसाय, पर्यटन, सैन्य अभियानों के जारी बहुत तेजी से अब विभिन्न देशों के अंदर फैल रही है। इन बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए किसी एक देश की सफलता अथवा असफलता का प्रभाव दूसरे देशों में होने वाले संक्रमण पर पड़ता है। कोई भी देश सफल होगा असफल होगा, दूसरे देशों पे उसका प्रभाव पड़ता ही है। अब 2003 तक पूरी दुनिया में 4 करोड़ लोग HIV एड्स से संक्रमित हैं। HIV एड्स कितने सारे लोगों को है। HIV एड्स होता कैसे वो ये चीज़ सबों को पता होगी। ब्लड से और जैसे रेजर वगैरह चलाने से, कोई अगर किसी का चलाया है, जैसे नाई के पास आप जाते हैं, वो आप दाढ़ी वगैरह बनाया और उसमें खून लग गया है, कटवट गया है, और अगर आप जाओगे तो आपको भी हो सकता है ना। काफ़ी चीज़ों से होता है HIV। ऐसे संक्रमित हो चुके हैं। इससे 2/3 लोग अफ्रीका में रहते हैं, जबकि शेष 50% दक्षिण एशिया में, उत्तरी गोलार्ध अथवा औद्योगिक देशों में। उपचार की नई विधियों के कारण 1960 के दशक के उत्तरार्ध के वर्षों में HIV एड्स में होने वाली मृत्यु की दर तेजी में कमी आई है, लेकिन अफ्रीका जैसे गरीब इलाके के लिए ये उपचार कीमत को देखे हुए आकाश कुसुम कहे जाएंगे, जबकि अफ्रीका को ज़्यादा गरीब बनाने में HIV घटक साबित हुआ। मतलब HIV की उससे काफ़ी गरीब है अफ्रीका, क्योंकि वहाँ पे उतनी सुख सुविधाएं भी नहीं है। एबोला वायरस, हैंड वायरस और हेपेटाइटिस C जैसी कुछ नई बीमारियां उभरी हैं, जिनके बारे में जानकारी भी कुछ खास नहीं है। कोरोना जो आया था, TB, मलेरिया, डेंगू बुखार और हैजी जैसी पुरानी बीमारियों ने औषधि प्रतिरोधक रूप धारण कर लिया है और इससे इनके उपचार कठिन हो गया है। जानवरों से महामारी फैलने की भारी आर्थिक दुष्प्रभाव होते हैं। जो जानवर वगैरह जो खाया जाता है, अगर वो जैसे मछली वगैरह अगर बीमार है तो इंसान भी तो बीमार होगा। वही बताया गया कि जानवरों से भी बीमारी है। कहाँ गई मैं? कठिन हो जाएगा, इनका उपचार कठिन हो गया। जानवरों से महामारी फैलने के भारी आर्थिक दुष्प्रभाव होते हैं। 1990 के दशक के उत्तरार्ध के सालों से ब्रिटेन के मेंढकाओं महामारी को भड़क उठने के कारण अरब डॉलर को नुकसान उठाया और बर्ड फ्लू के कारण कई दक्षिण एशियाई देशों को मुर्ग निर्यात बंद करना, मतलब मुर्गा वगैरह बंद करना पड़ा। ऐसी महामारी बताती है कि देशों के बीच पारस्परिक निर्भरता बढ़ रही है और राष्ट्रीय सीमा पहले की तुलना में कम सार्थक रह गई। इन महामारियों के संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की जरूरत है। सुरक्षा की धारणा में विस्तार करने का ये मतलब नहीं है कि हम हर तरह की कष्ट या बीमारी की सुरक्षा कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो सुरक्षा की धारणा में संगत नहीं रह सकती। ऐसे में हर चीज़ सुरक्षा का मसला हो सकती है। इसी कारण किसी मसले की सुरक्षा का मसला कहलाने के लिए एक स्वीकृत न्यूनतम मानक और खड़ा उतरना जरूरी है। मिसाल के लिए, अगर किसी मसले से संदर्भों, राज्य अथवा जनसमूह के अस्तित्व को खतरा हो रहा है तो उसे सुरक्षा का मसला कहा जा सकता है, चाहे इस खतरे की प्रकृति कुछ भी हो। उदाहरण के लिए मालदीव वैश्विक तापवृद्धि से खतरा हो सकता है, क्योंकि समुद्र तल के ऊंचा उठने से इसका ज़्यादातर हिस्सा डूब जाएगा। जबकि दक्षिण अफ्रीका देशों ने HIV एड्स से गंभीर खतरा है। अफ्रीका में काफ़ी HIV वगैरह है, क्योंकि यहाँ हर 6 वयस्क व्यक्ति में एक इस रोग बोत्सवाना की हालत सबसे बदतर है। वहाँ 3 में से 1 व्यक्ति HIV से पीड़ित है। 1994 में रवाना की तुत्सी जनजाति के अस्तित्व पर खतरा मंडराया, क्योंकि प्रतिद्वंदी जनजाति ने कुछ ही हफ्तों में लगभग 5 लाख तुत्सी लोगों को मार डाला। इससे पता चलता है कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के समान स्थानीय संदर्भों के अनुकूल परिवर्तनशील है।
एक मिनट। आतंकवाद से लड़ने अथवा मानवाधिकार को बहाल करने में भले ही सैन्य बल की कोई भूमिका हो, और यहाँ भी सैन्य बल की एक, अब हम पढ़ेंगे सहयोग मूलक सुरक्षा, तो मैंने बताया ही नहीं। हमने देखा कि सुरक्षा पर मंडराते इन अनेक पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष को नहीं बल्कि आपसी सहयोग की जरूरत होती है। आतंकवाद से लड़ने अथवा मानवाधिकारों को बहाल करने में भले ही सैन्य बल की कोई भूमिका, और यहाँ भी सैन्य बल एक सीमा तक ही कारगर हो सकता है, लेकिन गरीबी मिटाने, तेल, बहुमूल्य धातु जो होती है, अप्रवासियों, शरणार्थियों की आवाजाही नियंत्रण सैन्य बल क्या ही मदद करेगा। ये कहना मुश्किल है कि चलो पर सैन्य बल का प्रयोग से मामला बिगड़ेगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए। ज़्यादा प्रभावी यही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से रणनीति तैयार की जाए। सहयोग द्विपक्षीय, दो देशों के बीच, क्षेत्रीय, महादेशीय अथवा वैश्विक स्तर को हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि खतरों की प्रकृति क्या है, विभिन्न देश इससे निपटने के लिए कितने इच्छुक हैं और सक्षम हैं। राष्ट्रीय स्तर की अन्य संस्थाएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, मुद्रा कोष, राष्ट्रीय मुद्रा कोष, स्वयं सेवी संगठन, एमएसटी, इंटरनेशनल रेड क्रॉस, निजी संगठन, दंडात्मक संस्थाएं, धार्मिक संगठन, मजदूर संगठन, सामाजिक और विकास संगठन। अरे बाप रे, एक मिनट। व्यावसायिक संगठन और नियम तथा जाने मानी हस्तियां जैसे नेल्सन मंडेला शामिल हो सकती है। सहयोग मूलक सुरक्षा में भी अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे संगठन बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उन सरकारों से निपटने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे सकती है जो अपने ही जनता को मार रही हो। बल प्रयोग कहाँ हो सकता है? जो अपने ही जनता को मारे, अथवा गरीबी, महामारी पर घटनाओं की मार झेल रही जनता के दुख दर्द की उपेक्षा कर रही हो। इसी स्थिति में सुरक्षा की धारणा का जोर होगा कि बल प्रयोग सामूहिक स्वीकृति और सामूहिक रूप में किया जाए, न कि कोई एक देश अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी और स्वयंसेवी संगठनों समेत अन्य की मर्जी पर कान किए बगैर बल प्रयोग का रास्ता अख्तियार करे। अब हम देखेंगे लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, सुरक्षा की रणनीतियाँ क्या क्या है। भारत को पारंपरिक सैन्य और अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ा है। ये खतरे सीमा के अंदर से भी उभरे और बाहर से भी उभरे हैं। भारत की सुरक्षा नीति के 4 बड़े घटक हैं और अलग अलग व्यक्तित्व में इन्हें घटकों के हेर फेर से सुरक्षा की रणनीतियाँ बनाई गई है। सुरक्षा नीति का पहला घटक क्या है? सैन्य क्षमता को मजबूत करना, कि सैनिकों की जो ट्रेनिंग वगैरह होती है उन्हें काफ़ी मजबूत करना, काफ़ी सैनिक वगैरह करना, कि ज़्यादातर लोग सैनिक वगैरह बने करना। क्योंकि भारत पर पड़ोसी देशों पर हमला होते हैं। पाकिस्तान ने 1947, 48, 1965, 71, 1999 में आमतौर में, चीन ने सन 1962 में भारत पर हमला किया था। दक्षिण एशियाई इलाकों में भारत के चारों तरफ परमाणु हथियारों में लैस देश हैं। ऐसे में भारत के परमाणु परीक्षण करने के फैसले 1998 को उचित ठहराते हुए भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया था। भारत ने सन 1976 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। भारत की सुरक्षा नीति का दूसरा घटक क्या है? सुरक्षा हित को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों संस्था को मजबूत करने के, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कायदे वगैरह मजबूत हो। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई एकता, न्यू उपनिवेशीकरण और निशस्त्रीकरण के प्रयासों की हिमायत की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतिम पंच मानने पर जोर दिया। भारत ने हथियारों के अपसार के संबंधों में एक सार्वभौम की और बिना भेदभाव वाली नीति चलाने की पहलकदमी की, जिससे हर देश को सामूहिक सहार हथियार, परमाणु, जैविक, रासायनिक से संबंध बराबर के अधिकारों और दायित्व हो। भारत ने नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग उठाई। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 महाशक्तियों के खेमे बाजी से अलग उसने गुटनिरपेक्षता
के रूप में विश्व शांति का तीसरा विकल्प सामने रखा। ये कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल उस पर हर को बनाए रखना। तीसरा क्या है? भारत उन 160 देशों में शामिल है जिन्हें 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। क्योटो प्रोटोकॉल में वैश्विक तापवृद्धि पर काबू करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में संबंध में दिशा निर्देश बताए गए कि ग्रीन हाउस जो गैस है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसमें जो गैस है उसे कैसे कम किया जा सकता है जिससे देश बचे। सहयोगमूलक सुरक्षा की पहलकदमियों के समर्थन में भारत ने अपनी सेना संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाली की मिशनों पर में भेजी है। भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक है देश के अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं के निपटाने की तैयारी। जो अंदरूनी सुरक्षा होती है, जैसे भूकंप वगैरह जो आ जाता है, महामारी आ जाती है, उसको निपटाने की तैयारी है। नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में कई उग्रवादी समूह ने समय पर इन प्रांतों को भारत से अलगाने की कोशिश की। भारत ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पालन किया, जिससे लोग बने रहे, लोग ही सरकार चुने। ये व्यवस्था विभिन्न समुदाय और जनसमूह को अपनी शिकायतों को खुलकर रखने और सत्ता में भागीदारी करने का मौका देती है। आखिर में एक बात है कि भारत में अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करने के प्रयास किए गए हैं बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी और अभाव से निजात मिले कि तथा नागरिक के बीच आर्थिक असमानता ज़्यादा ना हो, कि आर्थिक असमानता ना हो, ज़्यादा समानता ही रहे। भारत में प्रवास आंशिक रूप से सफल हुए हैं। हम गरीबी और असमानता पर काबू पाने की दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। फिर लोकतांत्रिक ऐसे अवसर उपलब्ध है गरीब और वंचित नागरिक अपनी आवाज़ उठा सके कि जो गरीब है, जो वंचित है, उनके लिए कितनी चीज़ें बनाई गई है कि वो चीज़ों का लाभ उठा सके। लोकतांत्रिक रीति से निर्वाचित सरकार के ऊपर दबाव होता है कि वे आर्थिक समृद्धि को मानवीय विकास को सहगामी बनाए। इस प्रकार लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक आदर्श नहीं, लोकतांत्रिक शासन जनता को ज़्यादा सुरक्षा मुहैया करने का साधन भी है। इस संदर्भ में भारतीय लोकतंत्र के सफलता और असफलता के बारे में आप एक और किताब के अंदर पढ़ेंगे। चलिए, ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको अगली वीडियो में।